सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स की भेजी हुई कुछ बेहद ही ज़्यादा खौफनाक और सच्ची कहानियाँ लेकर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेक श्योर कि आप इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज लेकर आता रहता हूँ। इसके अलावा अगर आपको अपनी कहानी भेजनी है तो आप उसे भेज सकते हो स्क्रीन पर दिख रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर। आपकी स्टोरीज सुनाने में मुझे बहुत ही खुशी होगी। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी फर्स्ट स्टोरी की तरफ। दिल्ली की रातें किसी जादू से कम नहीं होती। चहकती रोशनी, भागती गाड़ियां और सड़कों पर सनसनाहट एक अलग ही दुनिया रचती है। मगर इसी चमचमाहट के पीछे छिपी रहती है अकेलेपन की एक लंबी परछाई, खासकर तब जब आप देर रात को मेट्रो में हो। और आज मैं उसी अकेलेपन से साक्षात्कार करने वाला था। मेरी ट्रेन आखिरी थी। रात के लगभग 11:30 बज रहे थे। ऑफिस का ओवरटाइम और फिर घर जाने वाली भीड़ से बचने के लिए मैंने ये देर का सफ़र चुना था। ट्रेन के डिब्बे में सिर्फ 3-4 लोग थे, वो भी दूर दूर बैठे हुए थे। सब अपनी अपनी नींद से जूझ रहे थे। हवा ठंडी थी, मानो शहर की रफ्तार थम सी गई हो। मैंने अपना कोट और ज़्यादा कस लिया और सीट पर ढेर हो गया। कुछ ही देर में मेट्रो शिव विहार स्टेशन से आगे बढ़ी। अंधेरे में गुजरते स्टेशनों के नाम धुंधले से दिखाई दे रहे थे। हर स्टेशन पर थोड़ी सी लोग चढ़ते और उनकी नींद भरी आंखें और जल्दी से ढूंढी सीट ये बताती कि वो सिर्फ अगले स्टेशन तक ही टिके रहेंगे। इस वाली मेट्रो लाइन पर भीड़ बस सुबह और शाम के वक्त ही देखने को मिलती, वरना दोपहर के वक्त भी और रात में बंद होने से पहले तक भी ये लाइन बिल्कुल सन्नाटे से छाई रहती। अनाउंसमेंट के सिवा कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। ट्रेन की रफ्तार के साथ हवा का जोर थोड़ा बढ़ जाता था, जिससे खिड़कियों के शीशे पर बार बार कुछ दस्तक सी सुनाई देती थी। ये आवाज़ मुझे बेचैन कर रही थी। नींद आने का तो सवाल ही नहीं था। कभी सोचा नहीं था कि मेट्रो इतनी डरावनी भी लग सकती है। डिब्बे की रोशनी कम थी, जिससे कोने में अजीब सी परछाइयाँ बन रही थी। हर बार ट्रेन किसी सुरंग में दाखिल होती तो लगता मानो दुनिया ख़त्म सी हो गई हो। बाहर का अंधेरा और भी गहरा हो जाता और जब ट्रेन निकलती तो रोशनी के झटके से कुछ पल के लिए मेरी सांसें रुक जाती। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी रूह तक कँपा दी। ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी, पर अनाउंसमेंट नहीं हुई, दरवाजे नहीं खुले। कुछ सेकंड के लिए खामोशी सी छाई रही और फिर दूर से अजीब सी एक हंसी की आवाज़ सुनाई दी। हंसी धीमी थी पर इतनी खौफनाक थी कि मेरा खून जम गया। हंसी की आवाज़ धीरे धीरे नज़दीक आती जा रही थी। ऐसा लगता था मानो कोई ट्रेन के डिब्बे के बाहर ही घूम रहा हो। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन सिवाय मेरे और नींद में खोए हुए यात्रियों के कोई भी नहीं था। पर यह हंसी की आवाज़ रुकी नहीं। अब वो बिल्कुल मेरे डिब्बे के दरवाजे के पास आ गई थी। मुझे लगा कि मैं डर के मारे बेहोश ना हो जाऊं। मैंने अपने आप को सीट पर सिकोड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। हंसी थोड़ी देर और चली और फिर अचानक से एक तेज़ आवाज़ के साथ बंद हो गई। मैंने हिम्मत करके आंखें खोली और डिब्बे में वैसी ही खामोशी थी, सिवाय उस अजीब सी बेचैनी के जो अब भी हवा में लटकी हुई थी। कुछ देर इंतजार करने के बाद ट्रेन आगे बढ़ी, मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन वो हंसी मेरे दिमाग से निकल नहीं रही थी। अब हर शोर, हर आवाज़ मुझे डरा रहा था। ट्रेन की रफ्तार वापस तेज़ हो गई थी, जिससे हवा का जोर भी बढ़ चुका था। अब हर बार जब हवा खिड़की पर जोर से दस्तक देती तो वह हंसी मेरे कानों में वापस गूंजती। मैं टूट चुका था। ना नींद आ रही थी, ना खुद को संभाल पा रहा था। बस सोच रहा था कि कब ये मेरा सफ़र जल्दी से ख़त्म हो। अचानक ट्रेन फिर से रुकी, लेकिन इस बार भी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई। इस बार मैं घबराया नहीं, सिर्फ हवा का इंतज़ार करने लगा, जिससे वो हंसी मेरे कानों में ना गूंजने पाए। मगर हंसी की आवाज़ आई नहीं। इसके बजाय कुछ अलग ही हुआ। अंधेरे से एक आवाज़ उठी, धीमी लेकिन घुसपैठ करने वाली। वो कोई शब्द नहीं था,
बस एक लंबी खिंची हुई चीख, मानो कोई किसी दर्द से तड़प रहा हो। चीख सुनकर सारे सोए हुए यात्री जाग गए। उनकी नींद हराम हो गई थी। उनकी आंखों में भी वही डर था जो मेरे दिल में धड़क रहा था। हम सब ने एक दूसरे की ओर देखा, पर किसी के पास भी कोई जवाब नहीं था। चीख फिर से सुनाई दी और इस बार और भी लंबी और तेज। लगा मानो वो चीख हमें ट्रेन से बाहर खींचकर उस अंधेरे में ले जाना चाहती हो। अब डर का माहौल पूरी तरह बन चुका था। लोग फुसफुसाते हुए एक दूसरे से पूछ रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने हम सबकी सांसें थाम दी। डिब्बे की रोशनी अचानक बुझ गई और पूरे डिब्बे में घनघोर अंधेरा छा गया। चीखें तेज हो गई थी और अब एक नहीं बल्कि कई सारी चीखों की आवाज आ रही थी, मानो कई जंगली जानवर एक दूसरे को फाड़ रहे हों। कुछ लोग चिल्लाने लगे और कुछ रोने लगे, अंधेरे में हाथ पांव मारने लगे और किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं अपने बगल वाली सीट पर हाथ घुमाता रहा किसी को पकड़ने की कोशिश में, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं था, मानो अंधेरे ने सबको निगल लिया हो। मैं बुरी तरह डर गया था। मुझे लगा मेरा दिमाग खराब हो रहा है। क्या ये सच था या फिर कोई भयानक सपना? लेकिन हर चीख, हर चित्कार हकीकत का एहसास दिला रही थी। कुछ पलों के बाद रोशनी वापस आ गई। उतनी तेज नहीं जितनी पहले थी, लेकिन इतनी कि हम चारों ओर देख सकें। और जो कुछ हमने देखा उससे हमारा खून खौफ से जम गया। डिब्बे में कोई नहीं था सिवाय मेरे। सभी यात्री गायब हो चुके थे। जमीन पर खून के छींटे थे, मानो किसी भयानक लड़ाई का मैदान हो, और हवा में खून की धातु जैसी गंध फैल रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ है। एक पल पहले वो सभी यहाँ पर थे और अब सब गायब थे, मानो हवा में कहीं विलीन हो गए हो। अचानक मुझे फिर से वो हंसी सुनाई दी, उस बार ठीक मेरे कानों के पास। मैंने पीछे मुड़कर देखा और जो कुछ मैंने देखा उससे मेरी चीख निकल गई। एक अजीब सी आकृति ठीक मेरे पीछे खड़ी थी। उसकी कोई खास आकृति नहीं थी, बस काला धुआं सा बनकर वो फैला हुआ था। उसकी कोई आंख नहीं थी, ना ही मुंह, लेकिन वो हंस रहा था। हंसी उसी तरह की थी जैसे मैंने पहले सुनी थी, लेकिन धीमी और खौफनाक। मैं भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जमीन से चिपक गए थे और मुझे हिलना भी मुश्किल हो रहा था। आकृति मेरे नज़दीक आती जा रही थी और उसकी हंसी और तेज होती जा रही थी। वो चीज़ मेरी तरफ को झुकी और उसका काला धुआं मेरी ओर फैलने लगा। मुझे लगा मेरा दम घुट जाएगा और मैं आखिरी कोशिश में चिल्लाया, हे भगवान बचा लो। मेरी चीख हवा में घुल गई, जैसे किसी ने उसे अपने भीतर समा लिया हो। काला धुआं अब पूरी तरह से मुझे घेर चुका था। उसकी खौफनाक हंसी अब मेरे भीतर ही गूंज रही थी और मुझे लगा मेरा शरीर मानो जल रहा हो, मेरी धमनियां फट रही हो। फिर एक तेज रोशनी हुई, इतनी तेज कि मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। जब मैंने अपनी आंखें दोबारा खोली तो मैं एक मेट्रो स्टेशन पर बेंच पर बैठा हुआ था। मेरे सामने बड़ी सी घड़ी चमक रही थी। सुबह के 6:30 बज रहे थे। मेरे आसपास लोग दौड़ भाग कर रहे थे, मॉर्निंग शिफ्ट के लिए जल्दी कर रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, मानो रात का वो भयानक सफर कभी हुआ ही ना हो। मैं बेंच से उठा और अपने पैरों पर खड़ा हुआ। मेरा शरीर ठीक लग रहा था, कोई जलन नहीं, कोई दर्द नहीं, लेकिन मेरे दिमाग में रात की घटना एक दाग की तरह बैठी हुई थी। वो अजीब सी हंसी, वो खौफनाक ककड़ती, सब कुछ इतना वास्तविक लगा कि उसे सपना मानना मुश्किल था। मैं स्टेशन से बाहर निकला और घर की ओर चल पड़ा। सूरज निकल चुका था और शहर धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ रहा था, लेकिन मैं अंदर से टूटा हुआ था। रात की वो घटना मुझे अंदर तक झकझोर चुकी थी। जब भी मुझे देर रात में अब मेट्रो में सफ़र करना पड़ता है तो हंसी मेरे कानों में गूंजने लगती है। डिब्बे के अंधेरे कोनों में वो काला धुआं मुझे नाचता हुआ सा नजर आता है। शायद ये सच था या एक बुरा सपना, लेकिन एक बात तो पक्की है, अब मैं कभी भी देर रात की मेट्रो में नहीं चढ़ूंगा।
वो शहर की रातों का दूसरा चेहरा जिसे मैंने देखा, उसे भूल पाना असंभव है। और यही वजह है कि मैं आपसे ये घटना कह रहा हूँ, ताकि आप भी सावधान रहें और रात में अकेले मेट्रो में ना चढ़ें। वहाँ जो अंधेरे में छिपा है, उसके भयानक रहस्य को जानने की हिम्मत शायद ही किसी में हो। मैंने खुद को समझाने की बहुत कोशिश करी, खुद को बताया कि ये सिर्फ एक बुरा सपना था, पर सपने इतने भयानक थोड़ी होते हैं, इतने वास्तविक थोड़ी होते हैं। रात के उस सफ़र की हर डिटेल इतनी स्पष्ट थी कि मानो अभी कुछ ही देर पहले घटित हो। धीरे धीरे मेरा काम इससे प्रभावित होने लगा। नींद नहीं आती थी और हर वक्त डर बना रहता था। ऑफिस में भी मेरा ध्यान नहीं लग पा रहा था। आंखों के सामने अक्सर मेट्रो का अंधेरा डिब्बा और वो काला धुआं निकलने लगता। एक दिन सुबह ऑफिस जाते वक्त जब मैं मेट्रो स्टेशन पर खड़ा था, तो अचानक मेरी नज़र एक पोस्टर पर पड़ी। उस पोस्टर पे एक अजीब सी आकृति बनी हुई थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने उस रात देखी थी। उसके नीचे लिखा था, क्या आपने भी सुनी है काली हंसी। पोस्टर के नीचे एक फ़ोन नंबर और एक पता लिखा था। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। क्या यह हंसी सिर्फ मेरी कल्पना नहीं थी? क्या और भी लोगों ने ये भयानक अनुभव करा था? कुछ देर सोचने के बाद मैंने उस नंबर पर फ़ोन लगा दिया और फ़ोन उठाते ही एक हल्की सी खासियत वाली आवाज़ बोली, इस वक्त आप डॉक्टर सोनिया से बात कर रहे हैं, बताइए मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ। मैंने उसे पूरी रात का वाकया सुनाया। वो बिल्कुल शांत थी और मेरी बात ध्यान से सुन रही थी। मैंने जब अपनी घटना ख़त्म करी तो उसने धीमी आवाज़ में कहा, आपने बिल्कुल सही देखा और सुना है। काली हंसी मेट्रो की गहराई में छिपी एक भयानक आत्मा है जो अकेले यात्रियों को अपना शिकार बनाती है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो क्या इसका मतलब सच था? हाँ, बहुत कम लोग हैं जो उसका सामना करते हैं और ज़िंदा बचते हैं। आप उनमें से एक हो, लेकिन सावधान रहिए, वो कभी पीछे नहीं हटती। अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने उनसे मदद लेने का फैसला करा। डॉक्टर सोनिया ने मुझे एक पुराने मंदिर का पता दिया जहाँ पर एक बाबा रहते थे। उसने कहा कि वो शायद मेरी मदद कर पाएंगे। दूसरे दिन पुरानी दिल्ली में स्थित उस मंदिर का पता मैं ढूंढने लगा। मंदिर मुझे मिल गया, जो कि काफ़ी पुराना और जीर्ण शीर्ण था। अंदर जाकर मैंने एक अंधेरे कमरे में उन बाबा को बैठा पाया, जो कि एक बूढ़ी आदमी थे। उनके चेहरे पर गहरी झुर्रियाँ और सफ़ेद दाढ़ी थी। मेरी घटना सुनने के बाद उन्होंने आंखें बंद कर ली और कुछ मंत्रों का जाप करने लगे। कुछ देर के बाद उसने आंखें खोली और गंभीर स्वर में कहा, बहुत बुरा साया है। काली हंसी बहुत शक्तिशाली है, उसे हराना आसान नहीं होगा, लेकिन एक उपाय है। तुम्हें एक रुद्राक्ष लेनी होगी और मेट्रो के उस स्टेशन पर जाना होगा जहां तुम्हारा सामना उससे हुआ है। और फिर तांत्रिक ने धीमे स्वर में मुझे आगे की बात बताई। फिर उस रुद्राक्ष को फर्श पर साइड में रख देना और वहाँ से भाग जाना। जितनी तेज भाग सको भाग जाना और पीछे मुड़कर मत देखना। अगर वो रुद्राक्ष उसे छू गया तो वहीं ख़त्म हो जाएगी, लेकिन याद रखना ये बहुत ख़तरनाक होगा। अगर तुम थोड़ा सा भी चूके तो वो तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगी। मैंने उसकी बात गौर से सुनी। मेरे दिल में डर था, लेकिन इस भयानक हंसी से छुटकारा पाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था। मैंने वो रुद्राक्ष ली और स्टेशन की तरफ चल पड़ा। रात काफ़ी हो चुकी थी और मेट्रो स्टेशन पे भीड़ कम थी। अपने कार्ड से एंट्री करके मैं सीधा प्लेटफॉर्म की तरफ चल दिया। जब मैं नीचे पहुंचा तो मुझे गिनती के इक्का दुक्का लोग दिख रहे थे जो कि प्लेटफॉर्म पर दूर दूर दिखाई पड़ रहे थे। मेरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। वो सारी घटना एक बार फिर से मेरी आंखों के सामने आ गई। मैंने गहरी सांस ली और रुद्राक्ष को फर्श पर साइड में रखा। उसके बाद बिना पीछे मुड़े बहुत तेज़ी से भागना शुरू कर दिया। मैं कितनी देर भागा मुझे नहीं पता, बस लगातार दौड़ता रहा, मानो मेरी सांस फूलने वाली हो। जब मुझे लगा कि मैं और नहीं भाग सकता, मैं रुका और मैंने पीछे मुड़कर देखा। मैं हैरान था। पीछे प्लेटफॉर्म पर
जो मुझे 2 लोग दिखाई पड़ रहे थे वो दोनों थे ही नहीं। इनफैक्ट पूरा प्लेटफॉर्म खाली था। मैंने कुछ सोच के पता नहीं क्यों एक राहत की सांस ली और मुझे लगा कि शायद बाबा का काम सही हो गया है, काली हंसी हार चुकी है। लेकिन मेरी खुशी ज़्यादा नहीं टिकी। मुझे एक हल्की सी हंसी सुनाई दी और ये वही खौफनाक हंसी थी, लेकिन इस बार ये बहुत दूर से आ रही थी। मेट्रो की टनल से, जहाँ से ट्रेन आती है, उस तरफ से। ये आवाज़ धीमी तो थी पर इतनी खौफनाक कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हंसी धीरे धीरे पास आने लगी। मैं समझ गया था कि यह अभी खत्म नहीं हुआ है। काली हंसी हार मानने वाली नहीं थी। मुझे फिर से भागना पड़ा। इस बार मैंने बिना पीछे देखे दौड़ लगा दी। भागते समय मैंने महसूस करा कि वो ठीक मेरे पीछे थी। वो मेरा पीछा कर रही थी। हर कदम के साथ हंसी तेज होती जा रही थी। अचानक मुझे ठोकर लगी और मैं ज़मीन पर गिर गया। मेरे हाथ से छूटकर दूसरा रुद्राक्ष, जो कि मेरी सुरक्षा के लिए मेरे पास था, वो मुझसे दूर जा गिरा। हंसी अब बिल्कुल मेरे पास आई थी। मैंने आंखें बंद कर ली और खुद को बचाने के लिए प्रार्थना करने लगा। तभी कुछ अजीब हुआ। एक दूसरी आवाज़ आई, तेज़ और गुस्से से भरी हुई। वो आवाज़ हंसी को डरा रही थी। वो हंसी धीरे धीरे कम होने लगी और दूर जाने लगी। मैंने आंखें खोली तो देखा कि मेरे सामने एक साधु खड़े थे। उनके हाथ में एक तलवार थी जिसमें से नीली रोशनी निकल रही थी। वो साधु काली हंसी से लड़ रहे थे। लड़ाई काफ़ी देर तक चली। आखिरकार साधु ने काली हंसी को तलवार से मार गिराया और काली हंसी एक भयानक चीख निकालकर हवा में गायब हो गई। साधु मेरे पास आए और बोले, तुम बहादुर हो बेटे, तुमने उससे लड़ाई लड़ी, अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। साधु ने मुझे आशीर्वाद दिया और फिर हवा में गायब हो गए। मैं वहीं ज़मीन पर बैठा हुआ था, हैरान और परेशान। जो कुछ भी मेरे सामने हुआ था, इस पर यकीन करना कतई आसान नहीं था। मैं धीरे धीरे उठा और अपने आसपास जब मैंने देखा तो अब कुछ लोग मुझे दिखाई दिए। मैं स्टेशन से बाहर निकल गया और सूरज निकल चुका था। शहर फिर से अपनी रफ्तार पकड़ रहा था, लेकिन अब सब कुछ अलग लग रहा था। मानो रात का वो भयानक अनुभव और काली हंसी खत्म हो गए हों। हालांकि मुझे उस साए से छुटकारा मिल गया था, लेकिन उसके डर का साया मेरे ऊपर बना रहा। कभी कभी रात में सोते समय मुझे उसकी खौफनाक हंसी सुनाई देती, लेकिन अब वो पहले ऐसी भयानक नहीं लगती थी। मैं जानता था कि अब वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। कुछ समय के बाद मैंने रात में दोबारा से मेट्रो में यात्रा करना शुरू कर दिया। अब वो अंधेरे डिब्बे मुझे नहीं डराते थे, बल्कि अब मैं उन यात्रियों को देखता था जो अकेले सफ़र कर रहे होते थे। उनके चेहरे पर डर या बेचैनी देखकर मुझे उनसे बात करने का मन करता था। उन्हें बताना चाहता था कि वो अकेले नहीं हैं। मैंने कई लोगों को अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया, काली हंसी के बारे में बताया, साधु के बारे में बताया। कुछ लोग अविश्वास से मेरी तरफ देखते, कुछ डर जाते, लेकिन कुछ मेरी बात मानते और रात में अकेले यात्रा करने से बचते। मैं खुद को कोई हीरो नहीं मानता, बस इतना जानता था कि मैंने एक भयानक अनुभव किया था, और अगर मेरी घटना किसी को डर से बचा सकती है तो वाकई में मुझे खुशी होगी। काली हंसी खत्म हो गई थी, पर उसके खौफ के घाव मेरी रूह में गहरे थे। रातों को वो भयानक हंसी का सिलसिला थमा, मगर अब उसकी जगह एक नए भय ने ले ली थी, जिज्ञासा। ये काली हंसी कौन थी, कहाँ से आई थी, और उस साधु का क्या रहस्य था जो उसे हरा पाया। ये क्या हो रहा था दिल्ली के ज़मीन के नीचे, उस दिल्ली मेट्रो के नीचे, जो कि दिल्ली के करोड़ों लोगों की लाइफलाइन मानी जाती है। इन सवालों ने मुझे बेचैन कर दिया। मैंने उन किताबों का सहारा लिया जो प्राचीन शास्त्रों और गुप्त विद्याओं पर आधारित थी। पुराने ग्रंथों को खंगाला, तांत्रिकों और भूत विद्या के बारे में जानकारी इकट्ठा करी। धीरे धीरे कहानी सामने आने लगी।
कहते हैं कि प्राचीन काल में दिल्ली की धरती पर एक शक्तिशाली तांत्रिक राजा हुआ करता था। वो काले जादू और अधर्म का माहिर था। अपनी अमिट इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसने एक भयानक अनुष्ठान करा, जिसमें उसने कई निर्दोष लोगों की बलि दे दी। परंतु अनुष्ठान गलत हो गया और एक भयानक आत्मा को बुला लिया गया, और वो थी काली हंसी। राजा इस काली हंसी को काबू ना कर सका और वो दिल्ली की गलियों में आतंक मचाने लगी, निर्दोषों को अपना निशाना बनाती रही। तब राजा ने महान संतों की मदद ली। संतों ने एक लंबी लड़ाई के बाद काली हंसी को बंदी बनाकर एक जगह पर दफना दिया। परंतु जब 1990 के दौर में दिल्ली मेट्रो का काम चालू हुआ, उस वक्त पर सुरंगें बनाने के लिए और मेट्रो के कंस्ट्रक्शन में उस जगह की भी खुदाई हो गई जहां पर उस काली हंसी को कैद किया गया था। हालांकि वो कमज़ोर थी, मगर हर कुछ सालों में वो अपनी ताकत बटोरती और किसी काले जादू की ताकत से उसे मुक्त करवाने का इंतज़ार करती। अब ये स्पष्ट था कि किसी ने मेट्रो के निर्माण के दौरान उसकी कैद तोड़ दी थी और वो एक बार फिर से आतंक मचाने निकल आई थी। साधु के बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं मिली। कुछ का मानना था कि वो उन्हीं संतों का वंशज है, जो काली हंसी को दफनाने में मदद करते थे। कुछ मानते थे कि वो खुद कोई अलौकिक शक्ति थी जो कि धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होती थी। कोई ठीक जानकारी तो ना थी, लेकिन ये साफ था कि वो ही मेरे उद्धारक थे। अब मेरा उद्देश्य साधु को ढूंढना और उनसे ज्ञान प्राप्त करना था, ताकि इस तरह की शक्तियों से भविष्य में लड़ने के लिए मैं तैयार रह सकूं। मेरा मानना था कि काली हंसी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी, लेकिन ये डर सताता था कि कहीं उसकी कोई और भी साथी तो नहीं थी। आखिरकार अंधेरे में कितने रहस्य छुपे हैं, इसका अंदाज़ा लगाना तो मुश्किल है। इस खोज में मैं अकेला नहीं था। समय के साथ मेरे जैसे कुछ और लोगों से मेरी मुलाकात हुई, जिन्होंने अंधेरे की ताकतों का सामना किया था। हमने एक अपना ग्रुप बनाया और मैंने खुद की एक पैरानॉर्मल सोसाइटी बनाई, जिसका मकसद था अंधेरी शक्तियों से लड़ना और लोगों को उनसे बचाना। हमारी छोटी सी टीम आगे बढ़ती जा रही थी। हम मेट्रो की गहराइयों में घुसकर काली हंसी के बारे में सब कुछ पता लगाने की कोशिश करते। पुराने नक्शों का सहारा लेते गुप्त सुरंगों को पार करते। अक्सर खतरनाक जालों का सामना करना पड़ता और कभी कभी तो भूत प्रेतों से ही भिड़ना पड़ता, लेकिन हमारा हौसला कभी डिगा नहीं। एक दिन हमें एक गुफा मिली, जिसके भीतर से अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। गुफा की दीवारों पर भयानक चित्रकारी की गई थी, जो मानो किसी भयानक कहानी को बयां कर रही हो। और गुफा के सबसे अंदर एक शिलालेख मिला, जिस पर शायद कोई भविष्यवाणी लिखी हुई थी। शिलालेख पर लिखी भविष्यवाणी ने हमारे दिलों में ठंडी लहर दौड़ा दी। उसमें लिखा था, जब काली हंसी हार मान लेगी तो अंधेरे का नया स्वामी जन्म लेगा। वो आग और राख से पैदा होगा, दुनिया को अपनी लपटों में जला देगा। केवल वो जो अंधेरे को अंदर से जानता है उसे रोक सकता है। भविष्यवाणी पढ़कर हमारा पूरा मिशन ही बदल गया। अब हमारा मकसद सिर्फ काली हंसी को हराना नहीं था, बल्कि इस नए आग से जन्मे शत्रु से लड़ने के लिए खुद को तैयार करना था। हम गहरे अध्ययन में जुट गए, प्राचीन युद्ध कलाओं को सीखा और अलौकिक शक्तियों को समझने की कोशिश करी। हमारी खोज जारी रही। नए शहरों में गए, प्राचीन मंदिरों और गुफाओं में शरण ली। हर रोमांचक यात्रा के साथ हम एक कदम अंधेरे की समझ के करीब पहुंच रहे थे। हमने पाया कि अंधेरे की शक्तियों से लड़ने के लिए सिर्फ हथियार और ताकत ही काफ़ी नहीं, बल्कि अंदरूनी शांति और दृढ़ इच्छा शक्ति भी ज़रूरी है। कुछ साल बीत गए और हम धीरे धीरे एक शक्तिशाली दल में तब्दील हो चुके थे। हमारे पास ज्ञान था, अनुभव था और सबसे महत्वपूर्ण एकजुटता थी। हम जानते थे कि आने वाला खतरा बड़ा है, लेकिन हम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे।
फिर एक रात हमारा इंतज़ार ख़त्म हुआ। मेट्रो का एक पुराना बंद स्टेशन कह लो या यार्ड, वहाँ से आग का एक गोला उठा। आसमान लाल हो गया और हवा गर्म हो गई। वहाँ से निकली एक भयानक आकृति, वही जिसका वर्णन शिलालेख में था, आग से जन्मा राक्षस। हम उससे लड़ने के लिए तैयार थे। हमारे बीच भयंकर युद्ध हुआ और आग और अंधेरे की शक्तियों ने हमारे ऊपर कहर बरपाया, लेकिन हम डटे रहे। हमने अपने ज्ञान, अपने साहस और अपनी एकजुटता से उसका सामना करा। युद्ध लंबा चला और कई साथी मारे भी गए, लेकिन हमने हार नहीं मानी। आखिरकार हमने उस राक्षस को हरा दिया। उसकी आग धीरे धीरे बुझ गई और एक बार फिर से वो राख बनकर ज़मीन पर गिर गया। लेकिन हमें पता था कि ये चीज़ स्थायी नहीं है। अंधेरे की शक्तियाँ हमेशा मौजूद रहेंगी और हमारी लड़ाई खत्म नहीं थी। अब हमारा दल और भी बड़ा हो चुका था। हम शहरों की अंधेरी गलियों में, जंगलों की गहराइयों में, जहाँ भी अंधेरे की शक्तियाँ पनपती हैं, उनका सामना करते। हम लोगों को बताते कि उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, अंधेरे से भी लड़ा जा सकता है। आप इस कहानी को सुनकर सोच रहे होंगे कि क्या ये सच है? क्या अंधेरे की ऐसी शक्तियाँ वाकई मौजूद हैं? इसका जवाब मैं आपको नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बता सकता हूँ, अंधेरे में हमेशा कुछ न कुछ छुपा होता है, कुछ रहस्य, कुछ खतरे। और अगर कभी आपका उनसे सामना हो तो याद रखिए, हिम्मत मत हारिए। बस ये मत भूलिए कि कभी भी रात को अकेले मेट्रो में ना चढ़ें। मेरे साथ उस घटना को बीते कई साल हो चुके थे और अब मैं द अंडरग्राउंड के नाम से मशहूर हो चुका था, अंधेरों की ताकतों से लड़ने वाला। मेरे साथियों का दल और बड़ा हो गया था और हर कोई असाधारण शक्तियों से लैस अलौकिक खतरों से निपटने को तैयार था। हालांकि आग से जन्मे राक्षस को भी हमने हरा दिया था, पर अंधेरे की पकड़ कमज़ोर नहीं पड़ी थी। शहर के बाहरी इलाकों में अजीब सी घटनाएं घट रही थी। लोग लापता हो रहे थे, जंगलों से अजीब सी रोशनी निकलती थी और हवा में बेचैनी की लहर दौड़ रही थी। हम जानते थे कि कुछ तो होने वाला है। एक रात रेडियो पर एक परेशान करने वाली खबर आई। शहर के पुराने किले से अचानक से धुआं निकलने लगा। ऐतिहासिक इमारत आग की लपटों में घिरी हुई थी और दमकल की गाड़ियां आगे बेबस खड़ी थी, आग बुझाने में नाकाम। खबर सुनते ही हमारा दल भी हरकत में आ गया, क्योंकि हम जानते थे ये आग कोई सामान्य नहीं थी। किले के प्राचीन खंडरों के बीच पहुंचकर हमने एक भयानक दृश्य देखा। आग की लपटों के बीच एक अजीब सी आकृति खड़ी थी और हवा में लहरा रही थी, मानो धुएं से बनी हो। कई लाचार लोग छटपटा रहे थे और वो उन्हें अपने अंधेरे जादू में जकड़ कर रखे थी। आकृति ने हमें देखा और एक खौफनाक हंसी निकाली। उसकी हंसी से हवा कांपने लगी और किले की दीवारें हिलने लगी। वो हम पर टूट पड़ा, आग के गोले बरसाते हुए। हमने भी इसका डटकर सामना किया। हमारी तलवारें बिजली की तरह चमक रही थी, जादू की किरणें टकरा रही थी। हर तरफ आग और धुआं फैला हुआ था। हम जानते थे कि हमें इन लोगों को बचाना होगा। इस शहर को आग के हवाले हमें नहीं करना है। आखिर एक ज़बरदस्त हमले के बाद हम उस आकृति को घायल करने में कामयाब हुए। उसके धुएं का बना शरीर हिल गया और आग की लपटें कमज़ोर पड़ने लगी। उसने फिर से हंसा, लेकिन इस बार उस हंसी में डर झलक रहा था। उसने एक अजीब सी भाषा में कुछ मंत्र कहे और हमारे सामने हवा में गायब हो गया। उसके पीछे बंधे हुए लोग बेहोश पड़े थे, लेकिन सुरक्षित थे। हमने जल्दी से उन्हें बाहर निकाला और किले से बाहर निकल गए। बाद में पता चला कि वो आकृति एक धुआं राक्षस था, जो सदियों से किले के अंधेरे तहखानों में कैद था। किसी अज्ञात ताकत ने उसे रिहा कर दिया था और वो शहर पर हमला करना चाहता था। इस घटना के बाद हम और भी सतर्क हो गए कि हम जानते थे अंधेरे की ताकतें लगातार मजबूत हो रही हैं और उनका अगला हमला कब और कहाँ होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। परंतु हम भी तैयार थे। हमने भी अपनी शक्तियों को और बढ़ाया। अब हमारा मिशन बस अंधेरे से लड़ना नहीं, बल्कि उन्हें
पूरी तरह ख़त्म करना था। कई साल बीत चुके थे और हमारी लड़ाई अब भी जारी है। धुआं राक्षस को हराने के बाद हमें कई और खतरों का सामना करना पड़ा। भूतिया गांवों में छुपे साए पिशाच, पहाड़ों की चोटियों पर रहने वाले पत्थर के गोलम और इतिहास के पन्नों से निकलकर आतंक मचाने वाली प्राचीन आत्माएं। अंधेरे के हर रूप ने हमारी परीक्षा ली। हमने सीखा कि अंधेरी ताकतें सिर्फ तलवार और जादू से नहीं हारती। उन्हें समझना पड़ता है, उनकी कमज़ोरियों को ढूंढना पड़ता है और उनके अस्तित्व का कारण जानना पड़ता है। कुछ तो गुमनाम शिकायतें थी, सदियों पुराने अत्याचारों का बदला लेने के लिए निकली आत्माएं। उन्हें शांति देनी पड़ती, उनका गुस्सा शांत करना पड़ता। कुछ निराशाजनक थे, सिर्फ अस्तित्व की तलाश में भटकते हुए मृत लोग, भूल से इस दुनिया में घुस आए इतर लोक के प्राणी। उन्हें सही रास्ते पर ले जाना पड़ता। हमें अभी तक अंधेरे का स्रोत नहीं मिला है, उसकी जड़ें कहाँ हैं ये नहीं पता चला, लेकिन हमारी खोज जारी है। हर गुफा का पता लगाते हैं, हर ग्रंथ को पढ़ते हैं और हर अजीब घटना की तह तक जाते हैं। एक दिन हमें वो मिल ही जाएगा, अंधेरे का दिल, और उस दिन हम उससे लड़ेंगे पूरी ताकत से, पूरी हिम्मत से। उस अंधेरे को ख़त्म करके हम मानेंगे कि हमारी लड़ाई आखिरकार ख़त्म हुई। शायद आप सोच रहे हो कि क्या ऐसा सच में होता है? शायद या शायद नहीं, लेकिन एक बात पक्की है, अंधेरे में कुछ ना कुछ छुपा तो होता है। बस आपके लिए मेरी एक ही सलाह है, रात को अकेले बाहर मत निकलना। और हाँ, अगर कभी आपको हल्की सी खौफनाक हंसी सुनाई दे तो भागिए, जितना तेज़ भाग सकते हैं भागिए, क्योंकि वो आपका पीछा करेगी और हमेशा करेगी। मेरा नाम अनुज है और मैं असम के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। हमारा गांव असम और मेघालय के बॉर्डर के काफ़ी करीब है। वैसे तो अभी साल 2008 से मैं गुवाहाटी में रहता हूँ पापा और बहन के साथ। ये जो घटना जो आपको बताने जा रहा हूँ ये साल 2018 के अगस्त की है। उस टाइम पर घर में थोड़ी दिक्कतें चल रही थी और इसी सारे तनाव के बीच परेशान होकर मैं घर से नाराज़ होकर अपने गांव की तरफ चला गया। उस टाइम पर मेरे आसपास रहने वाला हर व्यक्ति एक वाटरफॉल के बारे में बताते थे। ये और कोई नहीं, सिलडुबी वाटरफॉल है, जो कि मेरे गांव से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर था। मैं हमेशा ही अपने गांव वाले दोस्तों से कहता था कि चलो किसी हम लोग प्लान बनाकर वहाँ पर चलते हैं, पर पता नहीं किस वजह से वो सब लोग बोलते थे कि अभी वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, अभी वहाँ पर कोई रहता है जो कि इंसानों की गर्दन काट देता है। ये बात सुनकर मुझे भी उतनी हैरानी हुई जितनी आपको हो रही है। अब हैरानी कहिए या जिज्ञासा। 3-4 दिन के बाद मैं खुद ही साइकिल से वहाँ पर जाने के लिए निकल पड़ा। लगभग दोपहर के 2 बजे के आसपास मैं अपने घर से निकला और वहाँ पहुँचते पहुँचते मुझे शाम के 4:30 लगभग बज गए थे। जब मैं वहाँ वाटरफॉल के बिल्कुल पास में पहुँचने वाला था तभी एक बॉयज़ के ग्रुप ने मुझे रोक लिया और उन्होंने सीधा पूछा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो मैंने भी उन्हें बता दिया कि मैं सिलडुबी वाटरफॉल देखने जा रहा हूँ। तब उनमें से जो एक व्यक्ति था उसने मुझे उसी सिर काटने वाले आदमी के बारे में बोला और कहा कि अभी वहाँ जाना मना है। ऐसा कहकर उसने मुझे वहाँ से वापस भेज दिया। वहाँ से अब मैं थोड़ा आगे आ गया था। शाम के लगभग 5:30 बज गए थे और तब मुझे थोड़ा आगे एक आदमी और एक औरत दिखाई दिए। उनके हाथ में कुछ लकड़ियाँ थी और वो पहाड़ी के ऊपर की साइड जा रहे थे। उन्हें देखने के बाद मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास जो लकड़ियाँ थी मुझे उसके ऊपर कुछ खून का दाग सा दिखाई पड़ रहा था। अब मुझे नहीं पता था कि ये मेरा वहम था या फिर ये कुछ और था या फिर ये वही था जो मैं समझ रहा था। एक और बात जो कि काफ़ी अजीब थी वो ये कि इस पहाड़ी पर मैं अपनी साइकिल को भी धक्का मार मार के जैसे जैसे ऊपर चढ़ा रहा था, बट वो आदमी जो ऊपर जा रहा था वो एक पूरी की पूरी ठेला गाड़ी को जिसके ऊपर लकड़ियाँ लदी हुई थी उसे अकेले ही खींचकर ऊपर ले जा रहा था। मैंने उन्हें देखकर अपनी चलने की चाल थोड़ी बढ़ा दी और अब मैं धीरे धीरे उनके करीब जाने लगा, पर जब मैं उनसे थोड़ा पीछे था तब मुझे एक जोर का झटका लगा। अभी वो मेरे थोड़ी आगे ही थे कि तभी एकदम से वो आदमी रुका
और उसने मेरी ओर बिना देखे बोला, क्या तुम्हें डर लग रहा है? मेरे मन में सबसे पहले यही ख्याल आया कि आखिर इसने मुझे देखा कब और बिना देखे इसे कैसे पता कि मैं इसके ठीक पीछे हूँ। जितना मैंने गांव वगैरह में सुना था, मुझे यही पता था कि भूत प्रेत के पैर उल्टे होते हैं, इसीलिए मैं अब उनके पैर देखने लगा। बट एक तो शाम का अंधेरा हो चला था और दूसरी बात, वो आदमी ठेला गाड़ी खींच रहा था और वो जो औरत थी उसने असमी साड़ी पहनी हुई थी। इस वजह से मैं उनके पैर नहीं देख पा रहा था। मैंने सोचा कि अब मैं इनसे आगे निकल जाता हूँ और यही सोचकर मैं उनको साइड से उन्हें पास करने लगा। उस टाइम पर एकदम से ही मेरी नज़र उस आदमी के हाथ में गई जिसके हाथ में एक चाकू था और तभी मेरी नज़र एकदम से उसकी गर्दन पर भी गई और मैंने देखा कि उसकी गर्दन पर एक गहरा दाग था। मैंने जैसे ही ये देखा मैं एकदम से वहीं पर स्थिर हो गया। जैसे ही मैंने ये देखा मेरे होश उड़ गए थे। मैंने अपनी साइकिल को बहुत तेज़ी के साथ वापस उल्टा घुमाया और क्योंकि अब मैं ऊंचाई पर था तो साइकिल आराम से नीचे जाने वाली थी। यही सोचकर मैंने ना आओ देखा ना ताओ और अपनी साइकिल के साथ पूरी स्पीड से नीचे आने लगा। बट तभी मैं देखता हूँ कि वो आदमी और औरत मेरे पीछे भागते हुए आ रहे हैं और इतनी तेज़ी से कि वो मेरी स्पीड को भी क्रॉस करने वाले थे, जबकि मैं ढलान से अपनी साइकिल से नीचे आ रहा था। वो तो पता नहीं कैसे मेरी किस्मत अच्छी थी कि थोड़ा नीचे आने के बाद मुझे आगे कुछ लोग दिख गए जो कि एक दुकान के पास थे। मैंने अपनी साइकिल को फ़ौरन उसी ओर मोड़ा और सीधा वहाँ पर जाकर ही रुका। उसके बाद वहाँ रुककर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो उन आदमी और औरत का मुझे नामो निशान नहीं मिला, यानी मुझे दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा था। वहाँ पर जो लोग खड़े थे उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने उन्हें बता दिया कि मेरे साथ क्या हुआ है। उनमें से एक अंकल जो कि हमारे गांव की तरफ जाने वाले थे, उन्होंने अपनी गाड़ी में मुझे लिफ्ट दे दी और उसके बाद मैं उनके साथ ही अपने घर गया। इसके अलावा पहाड़ से नीचे आते समय साइकिल को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा था। घर आने के बाद मेरे दादाजी ने मुझे बहुत डांटा साइकिल की वजह से ही, बट मैंने मेरे साथ जो घटना हुई उसके बारे में और किसी को भी नहीं बताया। उस आदमी के गले पर जो जख्म था उसका चित्र मेरे दिमाग में एकदम बस सा गया है और जैसे ही मैं उसके बारे में सोचता हूँ मुझे बेहद डर लगता है और मुझे ये लगता है कि उस दिन किसी अनहोनी से मैं बहुत ही ज़्यादा करीब से लौटा था। रौनक के पापा एक ऑफिस में काम करते थे। रौनक का परिवार शहर में किराए के मकान में रहता था। रोज़ रोज़ मकान मालिक के नखरे से परेशान हो चुके थे वो लोग। कभी मकान मालिक कहता कि बच्चा ज़्यादा शोर कर रहा है तो कभी कहता कि घर साफ नहीं रहता। एक दिन रौनक के अम्मी पापा ने निर्णय लिया कि अब हम अपना घर खरीदेंगे और उन्होंने पैसों का हिसाब लगाना शुरू करा। अगले दिन रौनक के पिता शहर में मकान की खोज में निकल पड़े और उन्हें अनेकों घर देखने के लिए मिले। उन्हें शहर से थोड़ी दूर पर एक हवेली पसंद आ गई जो कि उनके बजट में भी थी, क्योंकि उसका मकान मालिक उसे बहुत ही कम दाम पर बेच रहा था। रौनक के पापा ने सोचा कि चलो ये हवेली बड़ी है लेकिन कोई बात नहीं, हवेली में एक दो किराएदार भी रख लेंगे और खुद भी रहेंगे। किराएदारों से किराया भी आता रहेगा और हवेली की साफ सफाई भी होती रहेगी। हवेली का मोल भाव करके जब वो घर आए तो उन्होंने घर पर इस बारे में चर्चा करी और फिर निर्णय लिया कि कल ही हवेली को वो लोग खरीद लेंगे और 2-3 दिन में शिफ्ट हो जाएंगे। रोज़ रोज़ की मकान मालिक की खटपट से तो छूट मिल जाएगी ना। हवेली को खरीद कर किराए के घर से जब रौनक का परिवार अपनी गाड़ी से सामान ले जाकर हवेली में रखते हैं तो उन्हें काफ़ी अजीब सा अनुभव होता है। कभी दरवाजे खुलते हैं तो कभी अजीब सी आवाज़ें आती हैं, खिड़की में कभी अजीब परछाई दिखती है तो कभी कुछ और। एक बार अचानक एक झूमर रौनक के बगल में आकर धड़ाम से गिर पड़ा। वो चौंक गया और फिर बिल्ली के रोने की आवाज़ आई तो रौनक काफ़ी घबरा गया। रौनक अपनी मम्मी से लिपट गया और फिर सब कुछ शांत हो गया। रौनक के पापा ने सामान को एक कमरे में रख दिया और उसके बाद हवेली की सफाई करने में लग गए, क्योंकि कई दिनों से हवेली बंद थी, इसीलिए वहाँ पर जाले वगैरह हुए पड़े थे। उनमें
मकड़ियाँ दौड़ रही थी और साफ सफाई करते करते रात हो गई। दिन भर की थकान के बाद तीनों लोग सो गए और रात के समय एकदम से ही रौनक की नींद अचानक से खुल गई। उसने देखा कि टेबल पे रखा लैंप हिल रहा है और घड़ी चलने के बजाय कभी रुकती तो कभी चलती। पर्दे भी अजीब तरह से हिल रहे थे, मानो कोई आकृति बना रहे हो। तभी उसने नीली आंखें किए हुए अपनी ओर एक बिल्ली आते देखी। वो डर गया और डर कर अपनी मम्मी के पास आकर लिपट कर लेट गया, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। उसकी नज़र दीवार पर गई तो उसने देखा कि उसके पापा के कपड़े जो खूंटी पर टंगे हुए थे वो खुद ही हटकर दूसरी खूंटी पर टंग गए। ऐसा देखकर वो काफ़ी घबरा गया और उसने रोना शुरू कर दिया। उसके रोने की आवाज़ सुनकर उसके मम्मी पापा जाग गए और उन्होंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो रौनक ने उन्हें सारी बात बताई। उसके पापा ने बोला, रहने दो बेटा, ये तुम्हारा भ्रम है, कोई बुरा सपना देखा होगा तुमने। रौनक कहता है, नहीं पापा, ऐसा ही हुआ था। फिर उसके पापा इधर उधर गए लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं दिखा, तो वो लौटकर वापस आ गए और रौनक को अपने साथ पकड़कर लेट गए। पापा तो उसके लेटते ही सो गए, लेकिन रौनक को नींद नहीं आई। तब उसने देखा कि एक छोटी सी गुड़िया अपने छोटे छोटे कदमों को चलते हुए उसके करीब आ रही है, पर उसकी आंखें कभी लाल होती, कभी पीली तो कभी नीली। उसे देखकर तो रौनक बहुत डर गया था। उसे लगा कि मानो ये गुड़िया अब उसे खाने ही वाली है। वो बिल्कुल भी बोलने में असमर्थ हो गया और तब उसने देखा कि उस गुड़िया के कान से खून बह रहा था और नाक से अजीब तरह के बाल निकल रहे थे जो कि बहुत ही डरावने लग रहे थे। उसे देखकर रौनक की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। उसने तुरंत ही अपने पापा को फिर से जगाया और इस बार जब पापा जागे तो उन्होंने भी गुड़िया को देखा और उन्होंने कहा कि रौनक तुम सही कह रहे थे। अब उसके पापा भी थोड़े सहम से गए। फिर उस गुड़िया ने उनसे कहा कि रौनक को मेरे पास भेजो। रौनक ये सुनकर बहुत डरा हुआ था। रौनक ने बोला, मैं नहीं आऊँगा, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। रौनक के पापा ने गुड़िया से पूछा कि तुम उसे क्यों बुला रही हो। तब उसने जवाब दिया कि ये लंबी कहानी है, पर मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं पहले एक लड़की थी और मुझे भी गुड़ियों से बहुत प्यार था। जब भी मेरे पापा बाज़ार जाते थे तो मैं उनसे गुड़िया लाने के लिए कहती और पापा मुझे गुड़िया लाकर दे देते थे। मैं खेलकर गुड़िया को कहीं फेंक देती थी और फिर नई गुड़िया के लिए अपने पापा से बोलती थी। तब पापा बोलते थे कि कल ही तो नई गुड़िया लाया था। मैं फिर जब रोने लगती थी तो फिर वो मेरे लिए नई गुड़िया ले आते थे। एक दिन जब पापा कहीं गए हुए थे, उस समय मैं घर के दरवाजे पर बैठकर गुड़िया के साथ खेल रही थी। तभी मेरा उस गुड़िया से मन भर गया और मैं उसे नोच नोच कर तोड़ने लगी और उसके बाद उसे फेंकने लगी। तभी कोई अजीब सा साधु जैसा दिखने वाला आदमी, या शायद तांत्रिक, मेरे पास आया और मुझसे बोला कि जैसे तूने इस गुड़िया को नोच कर फेंका है वैसे ही मैं अब तुझे भी गुड़िया बना दूंगा और तुझे काफ़ी बुरा चेहरा दूंगा। तेरे चेहरे से हमेशा खून बहता रहेगा और तू बहुत बुरी लगेगी। फिर मैंने उस तांत्रिक से कहा कि बाबा जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अब किसी गुड़िया को नहीं नोचूंगी। तब उस तांत्रिक ने कहा कि मेरे श्राप से तो गुड़िया तो अवश्य बनेगी। यदि तुझे श्राप से मुक्त होना है तो तुझे भी गुड़िया के वेश में रहकर छोटे बच्चों को डराकर अपना गुड़िया का रूप नोचवाना होगा, और जब भी वो बच्चा तुझे नोचकर फेंक देगा तब तू छोटे छोटे टुकड़ों से जुड़कर अपने असली रूप में आ जाएगी। तब से मैं श्रापित गुड़िया के नाम से हर बालक को डराकर उसके पास जाती हूँ, लेकिन मुझे देखकर सब भाग जाते हैं और मैं लड़की नहीं बन पा रही हूँ। इसीलिए आप रौनक को मेरे पास भेजकर मुझे नोचकर फेंकने को कहें, जिससे मुझे मेरा असली रूप प्राप्त हो जाए। गुड़िया की बात को सुनकर रौनक के पापा ने उसे गुड़िया के पास जाने को बोला, लेकिन रौनक उसके पास जाने को राज़ी नहीं हो रहा था। फिर उसके पापा ने कहा कि मैं हूं ना बेटा, कुछ नहीं होगा। फिर रौनक धीरे धीरे उस गुड़िया के पास जाता गया और उस गुड़िया को उसने नोचकर फेंक दिया।
उन टुकड़ों से एक सुंदर लड़की बन जाती है और फिर वो उड़कर उनके सामने से चली जाती है और आकाश मार्ग से जाते हुए कहती है कि तुमने मुझे श्राप से मुक्ति दिलाई, इसलिए मैं हमेशा तुम लोगों का शुक्रिया अदा करूँगी। इसके बाद वो लड़की कहीं गायब हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियाँ। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो पर एम करते हैं 300 लाइक्स के लिए। आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप ज़रूर कर दोगे। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ और ऐसी ही स्टोरीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय।